काली और गोरी बेटी की दहेज रसोई। मुझे तो अपनी बेटी के लिए रसोई का सारा सामान खरीदना होगा ताकि उसे ससुराल में कभी किसी की बातें ना सुननी पड़े। माँ, आप मुझे क्या दोगी दहेज की रसोई में? मैं क्यों तुझे कुछ दूंगी? तेरी मरी हुई माँ तेरे लिए जो छोड़कर गई है वही लेकर जाना अपने साथ। बहू, तू ने अपनी गोरी बेटी के दहेज के लिए तो रसोई का सारा सामान सोच लिया, फिर काजल के साथ ऐसा क्यों कर रही है? काजल भी तेरी ही बेटी है। माँ जी, ये काली मेरी बेटी नहीं है, मैंने इसका ठेका नहीं लिया है। बहुत बचपन से ही अपनी काली और गोरी बेटी में भेदभाव करती आई है। हालांकि काजल तेरी सौतेली बेटी है, पर ये भी तुझे अपनी माँ मानती है। ज्यादा कुछ ना सही पर रसोई का दहेज ही दे दे। माँ जी, अगर मैं रसोई का सामान इसे लेकर भी दूंगी तो इसे ताने ही सुनने पड़ेंगे ना। इसका रंग रूप ही ऐसा है, इसका काला रंग देखा है। और रही मेरी बेटी की बात, तो जब मेरी बेटी दहेज में रसोई का सामान ले जाएगी तो वहाँ उसकी वाहवाही होगी और सारी जिंदगी वो बस राज करेगी। शांति के समझाने पर भी कुंती अपनी काली बेटी के रसोई के दहेज के लिए कोई सामान नहीं लेती। समय यूं ही गुजरता है और दोनों काली गोरी बहनों की शादी हो जाती है। शादी में कुंती ये सोचकर अपनी गोरी बेटी को रसोई में दहेज का इतना सारा सामान देती है कि वह जिंदगी भर राज करेगी। वहीं काजल अपनी माँ के दहेज के पुराने बर्तन अपनी दहेज वाली रसोई के रूप में लेकर जाती है। पर क्या दहेज में रसोई देने पर बेटी कभी राज कर सकती है? सुनीता बहू, मानना पड़ेगा, तेरी माँ ने तो हमारी पूरी रसोई दहेज से भर दी। माँ जी, ये तो कुछ नहीं है, मेरी माँ तो और भी बहुत कुछ देना चाहती थी पर आप लोगों ने मना कर दिया। हाँ बहू, क्योंकि हमें दहेज में रसोई नहीं बल्कि गुनी बहू चाहिए और कल तेरी पहली रसोई है तो तुझे हम सबका कल दिल जीतना होगा। जहाँ ससुराल में आकर सुनीता खुश थी तो वहीं काजल भी अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी। बहू, ये हमारा छोटा सा घर है, अब तुझे ही इसे संवारना है। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है ससुराल छोटा हो या बड़ा? मुझे तो अपनों का प्यार चाहिए बस। कितने अच्छे संस्कार हैं मेरी बहू के। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले, कल तेरी पहली रसोई है। अच्छा बहू, माफ करना, हमारे घर में तेरे घर की तरह ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। मैंने देखा था तुम्हारे घर में माइक्रोवेव, चिमनी ही नहीं बहुत कुछ था, पर हमारे घर में तो सिर्फ खाना बनाने के लिए बर्तन और सिलेंडर हैं। कोई बात नहीं माँ जी, सामान कितना भी हो आप सबके लिए मैं अच्छा खाना बना लूंगी। और मेरी माँ का आशीर्वाद के तौर पर मैं उनके दहेज के कुछ बर्तन भी लाई हूँ, मेरे लिए बस यही काफी है। काजल और सुनीता दोनों को ही अपने ससुराल में आते ही बहुत प्यार मिलता है और दोनों ही काली गोरी बहन अपनी माँ को फोन करती हैं, पर कुंती काजल का फोन नहीं उठाती और अपनी बेटी से फोन पर बात करती है। जिसके बाद काजल अपनी दादी को फोन करती है और शांति फोन लेकर कुंती के पास जाती है। कुंती बहू, जब से काजल तुझे फोन कर रही है एक बार काजल से बात कर ले। क्या बात करूं माँ जी मैं उस काली कलूटी से? वो मेरी बेटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपना पीछा उससे छुड़ाया है और आप कह रही हैं कि मैं उससे बात कर लूं। कुंती की बातें फोन पर काजल सुन लेती है और वो दुखी मन से फोन रख देती है। अगली सुबह काजल और सुनीता की पहली रसोई होती है। क्योंकि काजल को रसोई का सारा काम आता था, इसलिए वह अपने छोटे से रसोई घर में अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और सबको खिलाती है। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, तेरे हाथों में बहुत स्वाद है। मुझे बिल्कुल वैसी ही गुणी बहू मिली है जैसी मुझे चाहिए थी। ये ले तेरा नेक। शुक्रिया माँ जी। हाँ भाभी, मुझे भी आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा। वाकई खाना बहुत अच्छा है। ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट, पहली रसोई का। थैंक यू। जहाँ काजल के हाथ का खाना खाकर उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा खुश थे, तो वहीं सुनीता अपनी पहली ही रसोई में खाना नहीं बना पाती और अपनी माँ को फोन करती, पर कुंती भी फोन नहीं उठाती और सुनीता खुद खाना बनाने लगती है जिसमें उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! क्या हुआ बहू, तू चिल्लाई क्यों? और तेरा हाथ कैसे जल गया? माँ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक गैस है जो भाभी अपने साथ दहेज में लेकर आई थी। अरे बहू, जब तुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता तो क्या जरूरत थी इस पर खाना बनाने की? तू चुपचाप से हमारे पूर्ण गैस चूल्हे को निकाल और उस पर खाना बना ले। और नेहा बेटा, तू अपनी भाभी के साथ रहना, उसका हाथ जल गया है और आज तेरी भाभी की पहली रसोई है। भाभी आप रहने दो, आप खाना बनाओगी तो आपको जलन होगी। आप जूस बना लीजिए, खाना मैं इसी पर बना दूंगी। क्या जूस? पर मुझे तो मिक्सी चलानी ही नहीं आती और मैंने तो कभी जूस भी नहीं बनाया। क्या बहू, तुझे मिक्सी भी चलानी नहीं आती? फिर तुझे माइक्रोवेव, कॉफी मशीन, ब्लेंडर, इसमें से कुछ आता भी है? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं आता। तुझे आता ही क्या है? तेरी माँ ने दहेज में रसोई तो दे दी पर एक भी चीज तुझे चलानी नहीं आती। तुझे तेरी माँ ने कोई भी गुण नहीं सिखाया। क्या करूं मैं दहेज में मिली इस रसोई का, जब बहू ही अवगुण है?
सुमित्रा अपनी बहू से नाराज होकर बाहर चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है और अपनी बहन को फोन करती है। काजल, तेरी पहली रसोई कैसी गई? तुझे तो सब कुछ आता है बनाना, पर माँ ने तो मुझे कभी रसोई में घुसने ही नहीं दिया और उसी की वजह से आज मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। सुनीता, मेरी तो पहली रसोई बहुत अच्छी गई, सभी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद आया, पर तू दुखी क्यों होती है? तू भी कोशिश कर, तू कर सकती है, मैं तुझे बताऊंगी कैसे बनता है खाना। काजल, सारी गलती माँ की है। ना माँ ने मुझे कभी किचन में आने दिया और ना ही तुम्हारे साथ घर का कोई काम करने दिया। अगर माँ ने मुझे तुम्हारे साथ रहने दिया होता तो आज मेरी भी पहली रसोई अच्छी जाती। सुनीता दुखी होकर फोन रख देती है। भले ही सुनीता और काजल सौतेली बहनें थी, दोनों के रंग रूप में जमीन आसमान का फर्क था, पर दोनों ही बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ काजल के घर वाले उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं, तो वहीं हर समय सुनीता के घर वाले उसे ताने देते थे। बहू, रहने दे, तुझे रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया तेरी माँ ने हमें दहेज में रसोई क्यों दी है। इतना टाइम हो गया है पर अब तक तुझे चाय बनानी नहीं आई। माँ जी, मैं जल्दी सारा काम सीख जाऊंगी। मेरी बेटी तुझे काम सिखा सिखा कर थक गई, पर तू सीखी नहीं। पता नहीं कब वो दिन आएगा, तेरी माँ को लगा कि दहेज में रसोई देकर वो अपनी बेटी की जिंदगी बेहतरीन कर लेंगी, पर ससुराल में बेटी की जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब माँ अपनी बेटी को कुछ गुण सिखाए। एक बार फिर सुमित्रा अपनी बहू से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को वो फोन करती है। माँ, तुमने मुझे दहेज में रसोई की सारी महंगी महंगी चीज तो दे दी, पर मुझे गुण नहीं दिया। गुण तो काजल के पास है, भले ही आपने उसे कुछ नहीं दिया, पर फिर भी वो खुश है और मैं दुखी। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि इतना दहेज लेकर भी वो तुझे खरी खोटी सुना रहे। अरे मैंने उनको दहेज में रसोई तुझे ताने देने के लिए नहीं दी है। माँ, तुम नहीं समझोगी, रहने दो। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनीता और दुखी हो जाती है और समय यूं ही गुजरता है और अब सुमित्रा सुनीता से परेशान हो जाती है। आज फिर जला खाना, बहू हमें माफ कर और निकल जा हमारे घर से। अब तू इस घर में तभी कदम रखना जब कुछ करना सीख जाएगी। इतना बोलकर सुमित्रा सुनीता को घर से निकाल देती है और सुनीता रोती हुई अपने मायके जाती है और सारी बात अपनी दादी और माँ को बताती है। देख लिया तूने बहू अपनी इज्जत का नतीजा। तूने हमेशा काजल को काला कौआ बोला, काला तवा बोला, और आज वही काली लड़की अपना ससुराल संभाल रही है। तेरी गोरी बेटी ससुराल से निकाल दी गई है। अगर तूने दहेज में रसोई न देकर कुछ गुण सिखाए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बहू, तो अपनी गोरी बेटी को अपनी काली बेटी की शरण में भेज दे, उसकी काली परछाई से ही इसका घर सुधर सकेगा। आप पर माँ जी, मैंने अपनी काली बेटी को हमेशा ठुकराया है, वो मेरी मदद क्यों करेगी? मुझे तो खुद इतने पकवान नहीं आते बनाने कि जो मैं अपनी बेटी को सिखा सकूं। माँ जी, आप काजल को बुला लो, वो आपकी ही सुनेगी। कुंती के बोलने पर शांति काजल को फोन करती है और काजल बिना कोई देरी करे अपने मायके आ जाती है। सुनीता, तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। माँ, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके किए का बदला निकालूंगी? आप मेरी माँ हो और सुनीता मेरी बहन। मैं यहाँ रहकर तो सुनीता की मदद नहीं कर सकती। तुम सुनीता मेरे साथ मेरे ससुराल चलो, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें वहाँ सिखाऊंगी रसोई कैसे संभाली जाती है। काजल की बातें सुनकर कुंती को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काजल से माफी मांगती है, जिसके बाद काजल अपनी बहन को अपने ससुराल ले जाती है और वहाँ उसे खाना बनाना सिखाती है। देख रही हो, ऐसे बनती है सब्जी। पहले कढ़ाई में तेल, फिर कटे हुए प्याज, मिर्च, फिर सब्जी, उनको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें नमक मसाला डालो। काजल, तुम सब कुछ कितने अच्छे से कर रही हो। काश की माँ ने मुझे दहेज में महंगी चीजें ना देकर गुण ही दिए होते तो आज मुझे तुम्हारे पास ना आना पड़ता। नहीं सुनीता, शायद भगवान ने ये इसलिए किया ताकि माँ के मन से मेरे लिए कड़वाहट खत्म हो सके। इस तरह काजल अपनी बहन को एक हफ्ते में घर का सारा काम सिखा देती है, जिसके बाद सुनीता अपने ससुराल जाकर अपनी ससुराल की रसोई संभालती है और सुमित्रा की भी सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। मुझे बहुत थकान हो रही है बहू, यहाँ चारों तरफ रेगिस्तान की मिट्टी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ जी, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें चलते रहना होगा। अनन्या को ऐसा कहकर अपनी सास के साथ रेगिस्तान की गर्म रेतीली मिट्टी पर चलते रहना पड़ता है। चलते चलते उन्हें शाम से रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। रेगिस्तान दिन में जितना गर्म, उससे ज्यादा रात में ठंडा हो जाता है। बहू, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे ठंड लग रही है। मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा चल पाऊंगी, ऊपर से अंधेरा भी होता जा रहा है। सामने मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है माँ, चलो वहां जाकर रुक जाते हैं।
अनन्या तेजस्विनी के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। एक तो ठंड लग रही है, सुबह से पानी पीने को नहीं मिला और भूख से पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या मुसीबत पड़ाई है हम पर। माँ जी हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनन्या और तेजस्विनी वहां पेड़ के नीचे बैठी हुई सोने की कोशिश करती हैं कि तभी रेगिस्तान की रेत के अंदर से मकड़ी, बिच्छू जैसे कीड़े निकलकर बाहर आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अनन्या की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। माँ जी उठो यहाँ से, यहाँ पर तो कीड़े मकोड़े हैं और बिच्छू भी है। अचानक से ये सब क्या हो गया? ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, कभी सोचा भी नहीं था। हे भगवान, अब तो सब कुछ ठीक कर दो। दोनों सास बहू बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर ऐसा भी उनके साथ क्या हो गया था जिसकी बदौलत उन्हें रेगिस्तान की जमीन के ऊपर भटकना पड़ रहा था? ये तो हमें अब कहानी की गहराई में जाकर पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। चलो यार, कहीं घूमने का प्लान करते हैं, जैसे रेगिस्तान। सही बोल रही हो तुम। चलो फिर प्लान बनाते हैं किसी ठंडी सी जगह जाने का। ठंडी ठंडी वादियां होनी चाहिए, जैसे मनाली की ट्रिप। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, और वहां पर बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। अरे नहीं यार, मुझे ऐसी जगह नहीं जाना। मुझे किसी एडवेंचर टाइप की जगह पे जाना है, जैसे रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। रेगिस्तान जाना चाहती है और वो भी इस मौसम में? अरे तुझे गर्मी में मरना है क्या? वहां पर हम में से कोई नहीं जाएगा रेगिस्तान। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी रेगिस्तान घूमने। इस तरह अनन्या अपना बहुत जल्द सामान पैक करके रेगिस्तान के लिए निकल पड़ती है। रेगिस्तान पहुंचकर रेगिस्तान की मिट्टी पर चलते हुए अनन्या को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, रेगिस्तान की मिट्टी कितनी रेतीली होती है। यहाँ पर ऊंट की सवारी करने को मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। अनन्या ऊंट की सवारी करने के लिए केशव नाम के लड़के के पास जाती है। सुनिए जरा, मुझे यहाँ रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करनी है, क्या आप मुझे ऊंट की सवारी करवा देंगे? अरे हाँ मैडम, क्यों नहीं, आइए आपको ऊंट पर बिठाते हैं। केशव अनन्या को ऊंट पर बैठा देता है और उसे रेगिस्तान की सवारी करवाता है। अनन्या को केशव की बातें पसंद आती हैं और वह उसके साथ रेगिस्तान घूमने में कंफर्टेबल होती है। एक दिन वह केशव से कहती है, सच कहूँ तो रेगिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही, और बहुत रोमांचक भी। वैसे मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। जाने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे घर का खाना खाना चाहती हूँ। अरे ये क्या, अब मैं इतनी अमीर लड़की को अपने गरीब खाने में कैसे लेकर जाऊंगा? क्या हुआ, तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते अपने घर? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं आज ही आपको अपने घर लेकर चलता हूँ और अपनी माँ से भी मिलवाऊंगा। केशव अनन्या को घर लेकर जाता है। उसका घर रेगिस्तान के बीच में था, जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान की मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केशव का मामूली सा घर देखकर अनन्या को समझ आ जाता है कि वो बहुत गरीब है। पहली बार मेरा केशव किसी लड़की को घर लेकर आया है। वैसे तुम बहुत सुंदर हो, आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चावल और चटनी बनाई है। तेजस्विनी अपने हाथों से अनन्या को चटनी और चावल खिलाती है। अनन्या को ये प्यार बहुत अच्छा लगता है। आज की रात तुम यहीं पर रुक जाना बेटी। ठीक है माँ जी। उस रात को अनन्या केशव के घर सोती है, लेकिन रात के समय उनके घर में बहुत अंधेरा होने लगता है। तेजस्विनी एक लालटेन जलाकर वहां रख देती है। थोड़ा बहुत उजाला होता है, लेकिन आधी रात के समय वो भी बंद हो जाती है, जिसके बाद जमीन के अंदर से वर्मी, छिपकली और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर निकलकर अनन्या के पास पहुंच जाते हैं। बचाओ बचाओ छिपकली, बचाओ बचाओ बिच्छू। उसके चिल्लाने की आवाज से केशव और तेजस्विनी जाग जाते हैं। जहरीली छिपकली और बिच्छू अनन्या को काटने ही वाले होते हैं। इतने में तेजस्विनी उसकी जान बचा लेती है। चिंता मत करो छिपकली थी और बिच्छू, मैंने दोनों को भगा दिया। हाँ, अच्छा हुआ आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता। उसी रात अनन्या केशव से अपने प्यार का इजहार करती है। केशव को भी वह पसंद थी, जिसके चलते वो दोनों शादी कर लेते हैं। जहां अनन्या रेगिस्तान में घूमने के लिए आई थी, वहां रेगिस्तान अब उसका ससुराल बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद किसी बीमारी के चलते केशव के दोनों ऊंट भगवान को प्यारे हो गए और उसके कमाने का रोजगार खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास ऊंट भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी मेरे ऊंट ही कमा कर दिया करते थे मुझे, अब तो वो भी नहीं है। केशव अपने लिए कोई काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर में एक आदमी उसे शहर जाने की सलाह देता है। अपने परिवार को चलाने के लिए केशव शहर भी चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद तेजस्विनी और अनन्या रेगिस्तान में अकेले रह जाते हैं। उनका घर भी रेगिस्तान की रेत के बीचों बीच था। कई बार रात के अंधेरे में उनके घर में कीड़े भी आ जाते थे। पूरी रात उन्हें सोने में दिक्कत होती थी। पानी ढूंढते हुए हम कहां से कहां आ गए। हमारा घर भी बहुत दूर रह गया है।
चिंता मत करो माँ जी, हमें पानी जरूर मिलेगा। रात के अंधेरे में उन्हें अपने घर से दूर एक कुआं दिखाई देता है। अगर मैं सही हूँ तो सामने मुझे उस गड्ढे के पास गीली मिट्टी और पानी दिखाई दे रहा है। वह दोनों उस गड्ढे के पास जाते हैं। गीली मिट्टी देखकर अनन्या कहती है, रेगिस्तान आने से पहले मैंने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा था। जहाँ भी रेगिस्तान में गीली मिट्टी होती है उसके नीचे काफी सारा पानी होता है। शायद हमें पानी मिल गया माँ जी। चलो इसे खोद कर देखते हैं। आखिरकार सास बहू को रेगिस्तान में पानी मिल जाता है। वह पानी पीते हैं। इसके बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन में रेगिस्तान के बाजार में पहुंचते हैं, जहां अनन्या को बाजार में मिट्टी के बने सामान दिखाई देते हैं। उनसे उसे एक आइडिया आता है, वैसे हम रेत से और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे रेत की मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जरूरत के कुछ सामान, जिसे हम बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सही कहा बहू, इसमें हमारा पैसा भी नहीं लगेगा। अब दोनों सास बहू उसी गड्ढे से पानी निकालकर काफी कुछ बनाती हैं। इसी के साथ अनन्या अपना दिमाग लगाती है और मिट्टी से गहने बनाना शुरू करती है, जैसे कड़े, हार और बाकी सब। उनके ऊपर वह थोड़ा सा भी रंग लगा देती है। वह दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। दोनों सास बहू सारा सामान रेगिस्तान के बाजार में बेचने के लिए जाती हैं, जहां उन्हें अच्छी कीमत भी मिल जाती है। माँ जी, हमारी मेहनत रंग लाई। देखो, यहाँ पर आए हुए सभी टूरिस्ट हमारे हाथों के बने गहने, खिलौने, बर्तन लेकर जा रहे हैं, वो भी मिट्टी से बने हुए। हाँ बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। रेगिस्तान में रहकर तू रेगिस्तान वालों जैसी हो गई है, समझदार और जुगाड़ू। तेजस्विनी की बात सुनकर अनन्या हंसती है। इस तरह दोनों सास बहू पैसे कमाकर गुजारा कर ही रही होती हैं। अब ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाता है, लेकिन कभी दुकान चलती तो कभी नहीं चलती। कभी कभी तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। एक दिन जब वह उस गड्ढे के पास से पानी निकाल रहे होते हैं तो वहाँ कोई प्यास से तड़पता हुआ पहुँचता है, और कोई नहीं, केशव ही था। पानी, मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे केशव, ये तो तुम हो। अनन्या उसे पानी पिलाती है। कहाँ गायब हो गया था बेटा? तेरे बिना हमने कैसे दिन गुजारे हैं, तू जान भी नहीं सकता। क्या बताऊं माँ, शहर जाकर मैंने कितनी मुश्किल से पैसे कमाए हैं। अब मैं वापस आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब हम रेगिस्तान के गांव में खुद का घर भी लेंगे और मेहनत करके कमाएंगे भी। तभी तेजस्विनी और अनन्या अपने काम के बारे में बताती हैं। ये तो और अच्छा है, हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी दुकान अच्छे से चल सकती है। इस तरह केशव वापस आने के बाद रेगिस्तान के गांव में अपना एक घर बनाता है और अपनी माँ पत्नी के साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने, बर्तन, गहने बनाकर वहां के बाजार में बेचता है। दोनों सास बहू उसकी मदद करते हैं। उनकी मिट्टी के गहने इतने यूनिक होते हैं कि टूरिस्ट लोग निशानी के तौर पर वहां से मिट्टी के गहने लेकर जाते हैं। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपने कभी मिट्टी के गहने पहने हैं या मिट्टी के बर्तनों से खेला है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।